अच्छा जी, आपके एनाटॉमी के अंदर जो सबसे पहले है कि आपकी रीनल ब्लड फ्लो, कि आपकी किडनी का, आपको किडनी का जो ब्लड है वो किस तरीके से और कैसे-कैसे आपका फ्लो कर रहा होता है। तो आपने पहले याद रखनी है इस डायग्राम से कि जो रीनल आर्टरी है, जो आपकी क्या है, रीनल आर्टरी है, वो सबसे पहले आपकी क्या दे रही होती है ब्रांचेज़ में, सेगमेंटल आर्टरी। यानी कि जो रीनल आर्टरी है वो किडनी में एंटर करती है, ठीक है? उसकी फिर ब्रांचेज़ होती हैं सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी और इंटरलोबुलर लोबुलर आर्टरी। लोबुलर, वो लोबुलर है, ये क्या है, लोबुलर आर्टरी। फिर जो सा वो ब्लड होता है वो एफरेंट आर्टरियोल्स में जाता है, यानी कि रीनल आर्टरी से आया, फिर आपका किस में जाया, फिर किस में जाएगा, एफरेंट आर्टरियोल्स में। वहाँ से ग्लोमेरुलस कहाँ से जाता है, एफरेंट आर्टरियोल्स में कहाँ से जाता है, ग्लोमेरुलस, यहाँ पे, ये इस जगह के ऊपर ग्लोमेरुलस। और फिर ब्लड वहाँ से निकलता है और फिर कहाँ जाता है, ईफरेंट आर्टरियोल्स में, यानी कि ग्लोमेरुलस, फिर ग्लोमेरुलस से ईफरेंट आर्टरियोल्स। अब वहाँ पे आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के लिए जो सी प्रीटेबुलर कैपिलरीज होती हैं और जस्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स। अब ये जो सा नीचे ना इसकी ये ग्लोमेरुलस की जो एनाटॉमी है ना, ग्लोमेरुलर एनाटॉमी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आपके जस्टा ग्लोमेरुलस किस तरीके से पड़ा होता है, या आपके जो सा वो मैकुलर डेंसा वगैरह किस जगह पे पड़ा होता है और वो कैसे सेंस कर रहे होते हैं। अब यहाँ से आपकी कहाँ जाती है, प्रीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। प्रीट्यूबुलर कैपिलरीज किसके लिए होती है, आपकी नेफ्रॉन्स के लिए होती है। वहाँ से आपकी जो है वो जस्टा ग्लोमेरुलस, फिर उसके बाद होती है आपकी जस्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स, जिसके अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन्स के लिए क्या होता है, वैसा रेक्टा होता है। फिर आपका जो है वो वेनस ड्रेनेज होता है, इंटरलोबुलर वेन, और उसके बाद जो होता है वो आपका रीनल वेन होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये तो आपने ओवरऑल याद कर लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि लेफ्ट रीनल वेन रिसीव 2 एडिशनल वेन, लेफ्ट सुपर रीनल और लेफ्ट गोनेडल वेन। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो लेफ़्ट साइड है उसके अंदर आपकी 2 वेन्स एडिशनल आ रही हैं, एक लेफ़्ट सुप्रारीनल वेन और लेफ़्ट मतलब एक्स्ट्रा ड्रेन कर रही हैं एक लेफ़्ट गोनेडल वेन। अब लेफ़्ट साइड की जो एनाटॉमी होती है वो राइट साइड से इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि इसके अंदर जो लेफ़्ट गोनोडल वेन ड्रेन कर रही होती है, अब दो तो है ना इसके अंदर, एक लेफ़्ट गोनेडल वेन और लेफ़्ट सुप्रारीनल वेन। अब इनकी अगर ड्रेन देखें तो आपकी जो लेफ़्ट गोनेडल वेन है वो ड्रेन कर रही होती है आपकी लेफ़्ट रीनल वेन के अंदर, किसके अंदर, लेफ्ट रीनल वेन के अंदर। जबकि आपकी जो राइट गोनेडल वेन है, जो राइट गोनेडल वेन है वो आपकी डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो सा होता है वो ड्रेन कर रही होती है। तो याद रखें कि अगर लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट गोनेडल वेन वो आपकी लेफ्ट रीनल वेन के अंदर ड्रेन कर रही होती है, और लेफ्ट सुप्रा रीनल वेन भी आपकी लेफ्ट रीनल वेन की होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट। तो राइट गोनेडल वेन जो सा होता है वो आपकी इंफीरियर वेना के अंदर जो है वो डायरेक्टली कर रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, रीनल मेडुला रिसीव सिग्निफिकेंटली लेस ब्लड फ्लो देन द रीनल कॉर्टेक्स। अब ये इनइंटेंशनली जो होता है कि आपका जो मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स है ना, जो वो आपका जो है वो मेंटेन कर रहा होता है आपका। तो इसी वजह से किसी भी हाइपोटेंसिव कंडीशन के अंदर जो होता है वो आपका जो मेडुला होता है वो ब्लड जो होता है उसको कम मिल रहा होता है एज़ कम्पेयर टू द रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो उस वजह से आपका स्कीमिया होने के चांसेस जो है वो रीनल मेडुला के जो होता है वो चांसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है। दिस मेक मेडुला वेरी सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया एंड वल्नरेबल टू इस्कीमिया डैमेज। वही बात है कि जब ब्लड आपको कम मिलता है तो उसकी वजह से जो मेडुला है उसके अंदर ऑक्सीजन कम टॉलरेट होती है और उसकी वजह से परफ्यूजन हो जाती है, और उसी की वजह से आपको सेप्सिस शॉक लाइक कंडीशन, और इसमें नेफ्रोटॉक्सिक अगर ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से एट लीस्ट टू द इस्कीमिया, ठीक है। तो आपका जो मेडुला है वो उसमें जल्दी डैमेज होता है। एंड ओवरऑल जो है इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है, अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और ये मैंने आपको लेक्चर नोट्स के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेफ्ट किडनी इज टेकन ड्यूरिंग लिवर डोनर ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज इट हैज़ अ लॉन्गर रीनल वेन। अच्छा, जो लेफ्ट साइड होती है ना उसकी जो वेन होती है वो बड़ी होती है, मतलब कि जो लेफ्ट रीनल वेन है वो बड़ी होती है। तो सर्जिकली एनास्टोमोसिस के अंदर जो होता है वो आसान होती है। तो इसलिए जब भी हम डोनर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, यानी कि रीनल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हम लेफ्ट किडनी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो होता है वो आपको जो होता है वो ज़्यादा, आपकी जो वेन का जो साइज़ है उसके अंदर जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको जो है वो सर्जिकल एनास्टोमोसिस के अंदर ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती है, ठीक है। लेफ्ट से एल से लेफ्ट और लेफ्ट से एल से लॉन्गर रीनल वेन, क्लियर। तो हमने सिर्फ इतना याद रख लेना है कि आपकी रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी की आपकी जो सी 4 ब्रांचेज है, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी, आर्कुएट और इंटरलोबुलर आर्टरी। फिर उसके बाद आपकी एफरेंट है, फिर ग्लोमेरुलस है, फिर ईफरेंट है, फिर प्रीटेबुलर है, फिर वेजा रेक्टा, और फिर आपकी जो है वो ड्रेन कर रही होती है रीनल वेन के अंदर, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ग्लोमुलर एनाटॉमी। आपका जो ग्लोमेरुलस है उसकी जो है वो कंप्लीट एनाटॉमी क्या होती है। पहले आपने याद रखना है आपने दो चीज़ें माइंड में रखनी है। कितनी अजीब बात है ना कि हर आपने किसी भी ब्लड वेसल का फ्लो देखा होगा तो पहले आर्टरियोल्स, फिर आपकी जो है वो कैपिलरी, फिर वेन्यूल्स और फिर वेन्स।
फिर आपका जो ब्लड होता है वो इस तरीके से जा रहा होता है, ऐसे ही है ना। लेकिन आप यहाँ देखें अल्लाह की कुदरत के 2 आर्टरीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही होती हैं, एक एफरेंट आर्टरियोल्स और इफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है। तो अब जब भी आपका जब जो ब्लड होता है, आपका जो फ्लूइड होता है वो आपका इफरेंट आर्टरियोल से जो सा होता है वो एंटर कर रहा होता है, ठीक है ना। और आपका एफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड प्रेशर के अंदर जो होता है तो वो मैक्सिमम रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो एफरेंट आर्टरियोल्स जो ब्लड जो वेसल है वो ब्लड लेके आता है ग्लोमेरुलस के अंदर, और इफरेंट से जो सा होता है वो आपका जो सा ब्लड है वो बाहर की तरफ जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने 2 स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट पढ़ने, एक जस्टाग्लोमेरुलस सेल्स और मैक्युलर डेंसा। अब जस्टाग्लोमेरुलस सेल्स क्या कर होते हैं, ये एक मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स होते हैं। जस्टाग्लोमेरुलस सेल्स क्या होते हैं, आपके मॉडिफाइड स्मूथ सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या किसको सेंस कर रहे होते हैं, ये रीनन की रिलीज़ को रीनन की रिलीज़ में जो सा होता है वो आपको पता है कि हेल्प कर रहे होते हैं। अब किस वजह से, कौन ऐसा होता है कि जो आपकी सेंस करवाता है, वो आपका होता है मैक्युलर डेंसा। अब मैक्युलर डेंसा जो सा होता है, मैक्युलर डेंसा ये आपके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो सा होता है वो पड़ा होता है। अब ये फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड को जो सा होता है वो सेंस कर रहा होता है। अब जब सोडियम क्लोराइड कम होगा तो ये क्या करेगा, जस्टाग्लोमेरुलस सेल्स को क्या कर रहा होता है, सिग्नल भेजता है कि भाई सोडियम क्लोराइड बहुत कम आ रहे हैं, रीनन रिलीज़ करो। और उसी की वजह से ट्यूबुलर ग्लोमेरुलस फीडबैक प्रोड्यूस होता है और आपकी जो रास मैकेनिज्म है उसकी रेगुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपका मैक्युलर डेंसा यहाँ से आपके जस्टाग्लोमेरुलस सेल्स को वो करता है, पंप करता है, और फिर उसकी वजह से आपका जो है वो सोडियम रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। और जब रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है उसी की वजह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है आपका बीपी की रेगुलेशन के अंदर, रीनन की रिलीज़ के अंदर, ठीक है। आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं नियर बाय स्ट्रक्चर्स, और आपकी GFR की रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। अगर सोडियम क्लोराइड कम होगा तो मैक्युलर डेंसा आपको जो है वो रिलीज़ करवा देगा रीनन, अगर NaCl ज़्यादा होगा तो वो आपको क्या करवा देगा, इनिबिट। नेक्स्ट बात करते हैं बोमन कैप्सूल की। अब 2 लेयर्स का आपने पढ़ना है, एक होती है पेरिटल लेयर, मैंने आपको पेरिटोनियम के अंदर भी जब मैं GIT पढ़ा रहा था उसमें बताई थी, पेरिटल लेयर हमेशा बाहर की लेयर होती है। तो बोमन कैप्सूल की जो बाहर की ऐसी ये लेयर है, ये बाहर की जो लेयर है इसको हम कहते हैं पेरिटल लेयर, और ये आपकी स्केमस लेयर से जो सा तो वो बनी होती है। जो अंदर की लेयर होती है जिसे हम कहते हैं विजरल लेयर। अब जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर है, यानी कि आपका जो GFR है, उसके अंदर जो आपके कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपके होते हैं पोडोसाइट्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम। जो आपकी पोडोसाइट्स होती हैं ये बिल्कुल पहले आपको पता होना चाहिए कि फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम क्या होते हैं। ऐसे करके आपके ये एंडोथेलियम फॉर एग्जांपल ये पढ़ें, ठीक है। अब जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम है ये फेनेस्ट्रेटेड होते हैं, यानी कि इसके अंदर होल्स होते हैं जो आपके प्लाज्मा को यहाँ से पास कर रहे होते हैं, यानी कि जो आपका प्लाज्मा है वो यहाँ से पास हो जाता है, क्या हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है, लाइक ब्लड वेसल्स वगैरह। उसके बाद आपकी यहाँ पे ना बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ी होती है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो फिल्ट्रेशन बैरियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, और इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज। अब प्रोटीन के ऊपर भी आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपके जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ से एक्सक्रीट होने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये आपके रिपेल करते हैं, और प्रोटीन्स जो सा वो बैक फ्लो जो सा चला जाता है आपकी बॉडी के अंदर, जो सा दोबारा से रिअब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन इन केस अगर GBS आपकी डैमेज होती है, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से आपका जो एल्ब्यूमिन है वो क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, और हमें क्या देखने को मिल जाता है, हाइपरबिलिरुबिनेमिया या फिर आपका हाइपरप्रोटीनीमिया, यानी कि प्रोटीन यूरिया, सॉरी। और नीचे आपके क्या पड़े होते हैं, पोडोसाइट्स, यहाँ इस स्ट्रक्चर में ये आपके क्या होते हैं, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स भी जो सा होता है वो आपका ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को जो है वो कवर कर रहा होता है आपका फिल्ट्रेशन के अंदर, जो है तो इंपॉर्टेंट होता है। और सेम बात है, अगर आपकी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होती है, साथ साथ आपके पोडोसाइट डैमेज होते हैं, तो उसकी वजह से आपको प्रोटीन यूरिया जो है वो देखने को मिलता है, विच इज द क्लासिकल साइन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्लियर। फिर आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं मैसेंजर सेल्स। मैसेंजर सेल्स जो होते हैं वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब ये इमेज तो आप सिर्फ देख भी लेते हो तो कॉमन था, लेकिन आपको पता होना चाहिए फैगोसाइटोसिस और साइटोकाइन रिलीज विद ग्लोमेरुलस सरफेस एरिया को जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो मैसेंजर सेल्स आपको स्पोर्टिव और फैगोसाइटोसिक और कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब GFR के अंदर ये जो 3 लेयर्स होते हैं ये आपने लाजमी याद रखनी है, विच इज़ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एपिथेलियम, एंडोथेलियम, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन और सूडो साइड फुट प्रोसेस या स्लिट डायफ्राम। क्लियर हो गया। तो आपने इस पूरे इसमें क्या याद रखना है कि एफ्रंट आपका ब्लड जो सा होता है वो एफ्रंट आपका ब्लड लेके आ रहा है, इफ्रंट आपका ब्लड लेके जा रहा है। जस्टाग्लोमेरुलस सेल जो यहाँ पे पड़े हैं वो आपका सेंस कर रीनन को रिलीज़ कर रहे होते हैं, किसकी वजह से, मैक्युलर डेंसा आपको सेंस कर रहा होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम क्लोराइड को,
पोडोसाइट्स जो होते हैं वो आपके सेंस कर विजुअल लेयर में होते हैं, अंदर वाली लेयर के अंदर होते हैं, और वो नेगेटिवली जो प्रोटीन है उसको जो है वो रिपेल कर रहे होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी नेगेटिव चार्ज होती है जो आपके प्रोटीन को जो है रिपेल कर रही होती है। आपकी जो फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं वो आपकी जो प्लाज्मा है उससे जो है उसकी एक्सक्रीशन वगैरह करवा रही होती है, वहाँ से जो है सेल्स वगैरह होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। और फिल्ट्रेशन बैरियर के अंदर आपके जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैसेंजर सेल जो होते हैं वो आपको स्ट्रक्चर सपोर्ट फैगोसाइटोसिस और कंट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाता है कोर्स ऑफ यूरेटर्स। कोर्स ऑफ यूरेटर्स का क्या मतलब होता है? कोर्स ऑफ यूरेटर अराइजेस फ्रॉम रीनल पेल्विस, ट्रैवल अंडरग्राउंड गोनेडल आर्टरी, ओवर कॉमन इलियक आर्टरी एंड अंडर यूट्राइन आर्टरी या वास डिफरेंस। देखें, सबसे पहले जो यूरेटर है ना वो किडनी के जो रीनल पेल्विस है वहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपका किडनी है ना, और यहाँ से आपका जो है इस साइड से आपका जो ये फॉर एग्जांपल पेल्विस है ना, तो यहाँ से आपका यूरेटर स्टार्ट होगा और पेल्विस के अंदर आपका सारा यूरिन यहाँ पे आपका यूरिन कलेक्ट होता है और फिर वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाता है, ठीक है ना। अब रीनल पेल्विस से यूरेटर और यूरेटर से आपका कहाँ जाता है? ब्लैडर के अंदर। अब ट्रैवल अंडर गोनेडल आर्टरीज का क्या मतलब होता है कि जो यूरेटर होता है ना वो जब आपका यहाँ से नीचे आ रहा होता है ना, ऐसे जो नीचे की तरफ, तो याद रखें इसके ऊपर की तरफ आपकी कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं और नीचे की तरफ पड़े होते हैं। अब जो इनके ऊपर की तरफ ना मतलब यूरेटर पास कर रहा है तो उसके यूरेटर के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे आपके गोनेडल आर्टरीज पड़ी होती हैं ऊपर की तरफ, याद रखें ये आपकी क्या है? गोनेडल आर्टरीज। और इसके बिलो भी एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है यहाँ पे यूँ करके, ये तो आपका हो गया ना यूरेटर, मैं इसको यहाँ पे येलो में कर देता हूँ, ये आपका यूरेटर हो गया। तो इसके ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है? गोनेडल आर्टरीज। और इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है? इलियक आर्टरीज, इलियक आर्टरी, गोनेडल आर्टरी और रीनल आर्टरी, और दरमियान के अंदर क्या जा रहा है? आपका यूरेटर जा रहा है। तो ऊपर क्या पड़े? गोनेडल वेसल्स, नीचे क्या पड़े? इलियक आर्टरी, यानी कि कॉमन इलियक आर्टरी। क्लियर। तो यूरेटर के ऊपर गोनेडल वेसल्स, नीचे इलियक वेसल्स, और ये भूलता है, ये बार बार भूलता है, ठीक है। अब ये पढ़ाने का मकसद क्या है? मतलब इतनी बार एक्सप्लेन कर दिया। इसका मकसद ये है कि जब भी गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि जब भी फीमेल के अंदर फॉर एग्जांपल हिस्टेक्टोमी हुई या कोई ऐसा प्रोसीजर हुआ जिसके अंदर आपकी यूट्रस को वो काटा गया या कुछ भी हुआ, तो उसके अंदर इसकी जो लाइगेशन है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि जब भी आपकी यूट्रेन आर्टरी को या ओवरियन वेसल्स को कट किया जाता है तो उसकी वजह से आपका यूरेटर जो होता है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन जो या लीक देखने को जो है वो मिल रही होती है, ठीक है। तो गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर के अंदर हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपकी यूरेटर के आर्टरी की लाइगेशन या ओवरियन वेसल्स जो से प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर ये समटाइम जो होता है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो इसकी जो एग्जांपल है वो ये पोस्ट हिस्टेक्टोमी जो है वो पेशेंट है। अब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हुआ है, आपके पास पेशेंट आया पोस्ट हिस्टेक्टोमी विद फ्लैंक पेन प्लस यूरिन लीक plus hydronephrosis on ultrasound. What should be the diagnosis? It is a iatrogenic ureter injury. Which is iatrogenic ureter injury, यानी कि ना अनजाने में आपको जो है वो आपकी यूरेटर डैमेज हो जाए और अब पता नहीं चल रहा कि यार किस वजह से हो रहा है। नेक्स्ट वो कहता है कि ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन कंप्रेस द इंट्राम्यूरल यूरेटर प्रिवेंटिंग द यूरिन रिफ्लेक्स, यानी कि आपका जो यूरेटर का जो आखिरी पार्ट होता है ना वो ब्लेडर के जो मैंने अभी आपको बताया कि वॉल लाइक मैकेनिज्म, जब यूरेटर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये सेगमेंट जो है वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है ना। और जब कंप्रेस होता है तो उसकी वजह से जो ब्लेडर से वापस जो है वो जो यूरिन है वो ब्लेडर से वापस जो है यूरेटर में जो होता है वो नहीं जाता, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंटी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? एंटी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। और इसी को हम कहते हैं वॉल्व लाइक मैकेनिज्म जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा हुआ है। लेकिन अगर ये मैकेनिज्म फेल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। अगर यूरेटर सही तरीके से अटैच ना हो ब्लेडर के साथ या वो सही तरीके से बना ना हो तो उसमें आपको वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। 3 कॉमन पॉइंट्स ऑफ यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन: यूरेट्रल पेल्विक जंक्शन, पेल्विक इनलेट और यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। यानी कि 3 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है। एक रीनल पेल्विस और यूरेटर के दरमियान, यानी कि ये आपका किडनी है, ठीक है, किडनी है तो और यहाँ आपका यूरेटर आ रहा है तो इस पॉइंट पे आपको जो है ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है। या जहाँ आपका यूरेटर इलियक वेसल के करीब से यहाँ से क्रॉस कर रहा होता है इस पॉइंट पे, यानी कि नीचे की तरफ, और यहाँ पे आपकी गोनेडल वेसल पड़ी है और यहाँ पे आपकी इलियक वेसल पड़ी है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रही होती है। या यूरेट्रोवेसिकल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जहाँ आपका ब्लेडर पड़ा है यहाँ पे आपको जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है वाटर फॉलोज द इलियक एंड अंडर द ब्रिजेस यूट्राइन आर्टरी और वास डिफरेंस, यानी कि वाटर जो होता है वो अबव जो होता है वो जो सा गोनेडल वेसल्स होते हैं और नीचे जो होता है आपका यूरेटर होता है। आपने सिर्फ याद इसमें ये रखना है कि आपके जो यूरेटर होता है वो रीनल पेल्विस से स्टार्ट होता है
किसके कहाँ से पास हो रहा होता है, गोनेटल वेसल से। नीचे इनकी इलिक वेसल्स पड़ी होती हैं। पोस्ट गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर के अंदर यूरिटरी जो यूरेटर है वो डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन या लीक हो सकता देखने को मिल सकता है। और इसके अंदर हमारे 3 कॉमन पॉइंट्स होते हैं। ये आपकी यूरेटर पेल्विक ऑब्स्ट्रक्शन जंक्शन, पेल्विक का हिस्सा जैसे आपकी इलिक आर्टरी गुजर, ये यूरेटर वेसिकल जंक्शन, यहाँ से आपके रिफ्लेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर।